देश में असमानता इतना बढ़ गई है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने ये कहा है कि पिछले 100 साल में अभी जो असमानता है, ये हिस्टोरिकल है। घरेलू बचत क्या बोलते हैं? घरेलू बचत बोल सकते हैं। अच्छा, घर में जो बचत करते हैं ना, ये कभी भी इतना लो नहीं है, जितना लो है आज। मुगलों का चैप्टर्स निकालने और पीरियोडिक टेबल निकाल, इसमें नहीं है, वो नहीं है। एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म करना मतलब क्या-क्या स्किल्स आज चाहिए आधुनिक दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में। बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, वो भी घटते जा रहे हैं। यस। इतना ही नहीं सिर्फ, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक है, धीरे-धीरे वापस ले जाए। मुझे मायूस, वो पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है, आपको पूरा खुलासा मिलेगा, ये सरकार बदलने के बाद। मौजूदा सरकार का इकोनॉमिक फिलॉसफी ये है कि आप 5 किलो अनाज गरीब लोगों को दे दीजिए और 5 एयरपोर्ट मित्रों को दे दीजिए। दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर, 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, आज एक विशेष साक्षात्कार करने जा रहे हैं। मैं उस बारे में बताऊं उससे पहले इसकी जो भूमिका है वो आपको बताना जरूरी है। वो ये है कि देखिए, अब 6 चरण तो समाप्त हो चुके हैं लोकसभा चुनाव के, और छठे चरण के समाप्त होने के बाद का सिनारियो या दृश्य वो है कि आप जो हैं वो ऐसे ऐसे अपशब्द और ऐसी ऐसी भाषा और उसका उपयोग सुन रहे हैं कि अब तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, वो जैसे वो कोई नहीं होता माफिया, कोई गुंडा, कोई गली का कोई डॉन या कुछ होता है, वो जो कहता है कि अगर ये हुआ तो फिर मैं आपकी वो कर दूंगा, मतलब वो शब्द वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता जो वो कर रहे हैं। अब हर एक की अपनी अपनी हैसियत होती है, हमारी तो वो है नहीं कि हम कुछ बोल पाए, लेकिन उनमें है वो बिल्कुल उस हैसियत को उन्होंने जो है बरकरार रखा है जो एक डॉन की या एक माफिया की होती है। तो पंजाब में जाके धमकी दे दी कि भैया हम तो बस थोड़ी सीट दे दीजिए, हम इसको उखाड़ फेंकेंगे भगवत मान को। अब ये उखाड़ फेंकने की बात लगातार हो रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं आपके फ्रीज में जो दूध पड़ा है उसमें नींबू डाल के जो है उसको खरा खट्टा कर देंगे कांग्रेस वाले। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो धीरे धीरे जो है गर्मी का जो पारा तो मतलब अप्रतिम है, लेकिन साथ में इनकी जो ये जो बदजवानी कर रहे हैं वो भी जो है उसका भी अगर आप माप निकालें तो वो भी अपने चरम पे है। ऐसे में मूल मुद्दे जो हैं उस पर ध्यान नहीं न जाए उसकी पूरी कोशिश की जा रही है, मतलब उससे भटकाया जा रहा है। तो हमने आज जो है हमारे मेहमान को बुलाया हुआ एक जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, और उनके वैसे कहीं और प्लेटफॉर्म पर भी आपने इंटरव्यूज देखे होंगे जहां पे वो बड़ी बेबाक और खुल के बात करते हैं। बहुत अच्छे अर्थशास्त्री होने के साथ साथ उनका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है बड़ा एकदम क्लियर कट रहता है, बड़ा सटीक रहता है। तो वो है परकला प्रभाकर साहब। तो हम उनको जोड़ रहे हैं और उनके साथ साथ, क्योंकि आज का विषय जो है उसमें मैं देखिए मैं एक ऐसा पत्रकार हूं जो कि कोई वहम नहीं रखता। तो अर्थशास्त्र जो है उसमें मुझे जो जितनी समझ है उतनी ही समझ है। एक आम जनरल रिपोर्टर की तरह मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं। तो मैंने सोचा कि जो हमारे गुजरात से एक बहुत अच्छे, देश में भी इनका बहुत रिस्पेक्ट है, वैसे दूसरे एक अर्थशास्त्री है डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब, उनको भी जोड़ूं ताकि जो सवाल हमको पूछने हैं प्रभाकर साहब से उनमें वो मेरी हेल्प कर पाए। तो आप ये जो है तो मैं दोनों को जोड़ रहा हूं। ये जुड़ गए प्रभाकर साहब, आपका पहले स्वागत कर लूं मैं। आप पहली बार आए हैं 4PM पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपका ऑडियो अनम्यूट कर देता हूं जी। मयूर जी नमस्कार। मैं आपका ये मंच पर आने के लिए, मेरे को बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ, आपके बारे में बहुत सुना हूँ।
अरे सर, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इजाजत दें तो मैं व्यास साहब भी आ गए, उनको भी जोड़ लूं, क्योंकि जी। हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको फिर मंच आपका है फिर उसके बाद। तो व्यास साहब भी आ चुके हैं, तो उनका भी स्वागत कर लेते हैं। सागर जी सर नमस्कार। नमस्कार व्यास जी, हम आपको इतना फ्रीक्वेंटली देखते थे जी टेलीविजन पर। मयूर जी ने आपका नाम लेते हुए मैं उससे पूछा, स्पोक्स पर्सन था ना साहब। वेरी नाइस, सर, थैंक यू, I have been a discreet follower of your dispatches. So थैंक यू वेरी मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ। इतने इतने बड़ी बात मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं से शुरुआत करता हूँ। साहब, आप प्रभाकर जी आपसे बात करनी। मैं बड़े मतलब मैं लेमन टर्म में पूछूंगा, क्योंकि मैं इस मामले में लेमन ही हूँ। मुझे तो उससे फर्क पड़ता है कि अभी मैं एक्स अमाउंट कमा रहा हूँ, तो उसमें मेरा घर नहीं चल रहा है, तो अब वो अभी नहीं चल रहा है तो आगे क्या होगा। मेरी तो जो आम लोग होते हैं, जो उनकी कमाई होती है, तो मैं उस लेवल उस अंदाज से पूछूंगा। फिर थोड़ा डीप में फिर तो व्यास साहब ही आपको लेके जाएंगे। तो मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, सबसे सीधा सवाल पहला ये है कि आज की तारीख में हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है देश की, और आपको आने वाले समय में वो कहाँ जाती हुई दिख रही है, और जहां भी जाती हुई दिख रही है उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है। ये बड़ा जनरल सा सवाल है, पर मुझे लगता है कि बड़ा जरूरी सवाल है। हाँ, अरे अच्छी बात है। और आप बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं, उनमें से आप एक हैं। आज बेरोजगारी इतना इतना ज्यादा है हिंदुस्तान में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया में युवाओं में बेरोजगारी सबसे ज्यादा कुछ देश में है, और हिंदुस्तान उनमें से एक है। 26% युवाओं में बेरोजगारी है आज की तारीख में। और ये हेडलाइन रेट है, लेकिन आप 20 और 25 के उम्र के बीच में जो युवा है, उनके बेरोजगारी लगभग 40% है। तो इतना ज्यादा बेरोजगारी है। इसका मतलब है उनको कमाई नहीं है। और आप देहात में देखेंगे तो रूरल डिस्ट्रेस इतना ज्यादा है कि 1 साल के लिए जो एलोकेशन किया था केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए, 1 साल का जो एलोकेशन 6 महीने में खत्म हो गया है, क्योंकि इतना डिमांड है। बहुत लोग आके हमको मिनिमम वेज पे कुछ काम दे दीजिए। मिनिमम वेज में काम पाने के लिए कौन आएंगे? जो लोग आएंगे उनको और कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। तो ये है। और तीसरा तीसरा बिंदु ये है कि आजकल देश में असमानता इतना बढ़ गई है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने ये कहा कि पिछले 100 साल में अभी जो असमानता है, ये हिस्टोरिकल है। इतिहास में, भारत के इतिहास में कभी भी इतना असमानता नहीं था, उतना असमानता। अच्छा, उसका 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 मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1% लोग के पास 22% आमदनी चल रहा है, जा रहा है। और 1% लोगों के पास 40% दौलत है इस देश का। इतना ज्यादा असमानता है आज। अच्छा, इसका क्या नतीजा है? नतीजा ये है कि आज ऑन एन एवरेज हाउस होल्ड सेविंग्स, बचत, घरेलू बचत क्या बोलते हैं? घरेलू बचत बोल सकते हैं। अच्छा, घर में जो बचत करते हैं ना, ये कभी भी इतना लो नहीं है, इतना लो है आज। ये है 5%। और घर में जो ऋण है,
लायबिलिटी इतना ज्यादा कभी नहीं था जितना अभी है। आज आजकल में वो लायबिलिटी, डोमेस्टिक लायबिलिटी 40% से ज्यादा है। तो लायबिलिटी ज्यादा है, बचत कम है और रोजगारी नहीं है, असमानता ज्यादा है। और एक बिंदु आपके सामने मैं रखता हूं, वो ये है कि बहुत ही लोग देश छोड़ के जाने के लिए मतलब देश जो छोड़ के जाके इधर-उधर घूम के देखने आने का नहीं है। देश छोड़ के और पासपोर्ट सरेंडर करके जाने वाले लोग, उनका संख्या बहुत बढ़ रही है। और हर एक साल पिछले 10 साल से आपको ये संख्या लगभग 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख के आस या 2 लाख के आसपास है। इसका मतलब और इसमें से बहुत सारे लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है जिसने पूंजी लगा सकते हैं देश। तो पूंजी भी घट रही है, रोजगारी घट रही है और आप तो मैं बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, महँगाई कितना बड़ा होगा। मैं तुलना में कंपैरिज़न नेहरू जी के समय में कितना महँगाई है, कितना महँगा उसमें नहीं जा रहा हूँ। आप अब देखिए 5-6 महीने पहले आप तूर दाल कितने में खरीदा, आज कितने में खरीद रहे हैं। आप ये तुलने में आपको मिलेगा आम लोग, हम आपके जैसे लोग आज जीना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हमारी हमारी अर्थव्यवस्था इतना बिगड़ गई है, लेकिन दूसरी ओर आपको देखने के लिए ये भी मिल रहा है कि जो लोग अमीर हैं, वो बहुत अमीर बढ़ रहे हैं। इसलिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब इतना असमानता ज़्यादा हो गया, ये भी आ रहे हैं। ये जनरली मोटा तौर पर आज का अर्थ स्थिति, देश की इकोनॉमिक सिचुएशन ये है। सर, आपने इनइक्वालिटी पे भार दिया, राइटली सो। दोज थ्री जेंटलमैन who predicted this World Inequality Lab said that the inequality in India especially has increased considerably and number of billionaires वो 2000 के बाद और खास करके एक था 2000 के पहले, और वो भी अगर कंस्टेंट प्राइसेस में अगर इनको रिड्यूस किया जाए तो शायद नंबर बदल सकता है, मगर 167 हुआ, यानी कम इंक्रीज नहीं है। Compared to that, the number of people who are seeking jobs, and India being the youngest country in the world in terms of the average age, I think you very rightly focused on the fact that more and more young people will come on stream who will be seeking new avenues and jobs. In that kind of a situation, sir, the prediction which was made by the managing director of the IMF sometime back, saying that artificial intelligence would cut the jobs maybe in technically developed countries by 50%, and countries like India, which is developing by 30%. How do you look at this and compare it with the quality of education in India vis-a-vis the education infrastructure, which will need huge money to be invested by the government to bring it at some level if we are to remain in the world job market? जयनारायण जी, 2-3 मुद्दे हैं आपने जो बोला था इसमें। एक है कि हमारे युवा क्या होगा? आप ठीक कहा है, हमको इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला था, लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड युवाओं को हम ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो अब ये साफ है कि हम ठीक से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत लोग बेरोज़गार हैं, मतलब बेरोज़गार मतलब उनका नुकसान है, लेकिन
उनसे काम नहीं ले पाना अर्थव्यवस्था, तो इससे अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुँचेगा, पहुँच रहा है, एक। दूसरा चीज़ ये है कि सिर्फ़ बेरोज़गारी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ़ नहीं है। बहुत सारे हमारे युवा ऐसा है कि ये अनएम्प्लॉयड नहीं है सिर्फ़, बल्कि अनएम्प्लॉयबल भी है। Yes. मतलब बहुत सारे युवाओं के पास स्किल्स नहीं है। अभी कुछ ठीक से काम करने के लिए हमारे आधुनिक अर्थव्यवस्था में जुड़ने के लिए जहाँ-जहाँ काम है वो काम लेने के लिए, करने के लिए उनके पास अ, कुशलता नहीं है, नैपुण्य नहीं है, स्किल्स नहीं है। वो स्किल्स देने में स्किल इंडिया स्कीम जो है ना, पहले बहुत ही फैनफेयर से हम लॉन्च किए थे। उसमें कुछ गड़बड़ है, वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ये एक। और देखिए कुछ लोग ऐसे हैं अर्थशास्त्रियों में कि आप असमानता के लिए इतना आपका नींद मत खोइए। असमानता ठीक ही है, कुछ लोग बहुत अमीर होने से वो पूँजी लगाएँगे। वो पूँजी लगाने से आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5-6 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद नहीं है तो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद नहीं है तो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद कुछ तो मिलेगा। वो ट्रिकल डाउन थियरी। लेकिन अगर वही हिसाब से हम भारत अर्थव्यवस्था को देखें, तो हमको देखने के लिए ये मिल रहा है कि जो अमीर लोग बन रहे हैं, 165, 175 बिलियन जो है हमारे पास, वो पूँजी नहीं लगा रहे हैं। ये लोग पहले हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगभग 30% था। आज 19% को गिर गया है, तो वो नहीं लगा रहे हैं। जहाँ-जहाँ लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाई-टेक इंडस्ट्रीज़ में, उसमें आपने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वगैरह का ज़िक्र किया। इसमें लगाए तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करेगा, वो जॉबलेस ग्रोथ हो जाएगा, बिना रोज़गार की वृद्धि होगी। तो हमारे जैसा अर्थव्यवस्था जिसमें श्रम शक्ति बहुत है, ज़्यादा है, उसमें कैसी तकनीकी ले आना है, कैसी टेक्नोलॉजी अपनाना है, वो हमारे चॉइस है। So technology, what is the direction of technology? What kind of a technology do we implement, adopt? देखिए जयनारायण जी आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप जैसी अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था है लेबर शॉर्ट, लेबर स्केर्स अर्थव्यवस्था। उनके पास ज़्यादा लेबर नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है उनके पास काम करने के लिए। जापान भी Yes. ऐसा है। Very true. लेकिन हमारे अर्थव्यवस्था लेबर सरप्लस अर्थव्यवस्था है। तो हम दूसरी तरीका हमें अपनाना है। ऐसी ऐसी तरीका अपनाना है, हम वृद्धि पाएँ, साथ में साथ हम रोज़गार भी दे दें। तो बिना रोज़गार वृद्धि, आमदनी नहीं देंगे, तो ये ज़्यादा समय तक, ज़्यादा सालों तक ये सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि अगर पूंजीपति उत्पादन करेंगे, अगर मेरे पास बहुत लोगों के पास आमदनी नहीं है, तो कौन कौन खरीदेगा उसको? तो ये असमानता आ जाएगा अ, हमारे अर्थव्यवस्था में। इंडस्ट्री सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें असमानता आएगा। अर्बन सेक्टर, रूरल सेक्टर इसमें असमानता आएगा और
अमीर और गरीब के बीच में भी बहुत ही असमानता है। ये बहुत बड़ी चोट अर्थव्यवस्था को और देश की सामाजिक समरसता, इसको भी बहुत बड़ी चोट पहुंचाएगी। जो लोग लिबरलाइजेशन के क्रिटिक हैं, वो आर्थिक असमानता और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए एक हद तक लिबरलाइजेशन को जिम्मेवार गिनते हैं, और उनका कहना है कि हमें श्रम प्रचुर इन्वेस्टमेंट, जो आप बता रहे थे, ये हमें मूडी प्रचुर नहीं मगर श्रम प्रचुर इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए था। लिबरलाइजेशन ने ऑटोमेशन, और आने वाले समय में और भी ऑटोमेशन will throw more people out of job. दूसरी बात सर, where I would request your specific comments, कि पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है जो जीडीपी का, वो बदल चुका है। अब 7% से ज्यादा जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है, और हमारा झोंक आज भी एम्प्लॉयमेंट के लिए या तो सरकार या कॉर्पोरेट सेक्टर का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर 6% 7% जॉब देता है उसकी ओर है, या तो फिर कहीं भी नौकरी लगे यानी पेड जॉब की ओर। हम सर्विस सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर अभी भी हमारा झुकाव जितना होना चाहिए उतना नहीं है सर। दूसरी बात कि एग्रीकल्चर, अपार्ट फ्रॉम गिविंग अस द फूड सिक्योरिटी, if we only value it in terms of GDP, it's not much, 16% or 18%, whatever it may be. Magar agriculture and rural economy account for almost 50% of organized, unorganized jobs, which we are not able to appreciate. Sir, not only that, इसके अलावा आगे चल के यही रूरल मार्केट जो एग्रो बेस्ड मार्केट है, that accounts for 50% of our market selling. As 55% of motorcycles are sold in the agro influenced rural market. 52% of the cloth is sold in the rural market. तो आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम जो है, जो पैदा करती है प्रोडक्ट, वो मार्केट को ख्याल रख के नहीं करती, वो अपनी करंट में चलती है, और उसकी वजह से जो लोग पैदा होते हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं होते। आज एक सिविल इंजीनियर कॉलेज से बाहर आएगा, उसको आप सिंपल टेनामेंट का लेआउट देने का बोलो तो उसको नहीं आएगा सर। तो ये बात का उपाय क्या है सर? इसको इट विल नीड सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स, एंड इट विल मीन वेरी ह्यूज एंड हैवी इन्वेस्टमेंट। भारत सरकार के पास सर पैसा नहीं है, ये पैसा आएगा कहाँ से? दूसरी बात सर कि ये जो हम एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना चाहेंगे, ये है कि ये पैसों की जब हम बात करते हैं तो हमारा डेट, इंटरनल डेट जा रहा है 5 ट्रिलियन रुपीस की ओर। हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कब बनेंगे वो तो भगवान जाने, मगर 5 ट्रिलियन डेट हमारा अभी अचीव कर लेंगे। तो ये डेट को सर्विस कैसे करेंगे सर? जी नारायण जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, और सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कुछ समस्या को हल करना है, उसके बारे में सोचना है, तो सबसे पहले आप ये करना है कि आप वो समस्या को एक्नॉलेज करना है कि हमारे सामने एक समस्या है। जी, अगर आप ऐसा बोलते जाएंगे कि हमारे पास कुछ भी समस्या नहीं है, और उसको आप यकीन भी करते हैं, तो पब्लिसिटी के लिए कोई बोल सकते हैं, चुनाव में सब चंगासी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आप खुद उसको यकीन करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा। जी, तो आप बोले थे, देखिए हमारे स्किल का क्या है, हमारे सर्विस सेक्टर बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर बढ़ना अच्छा ही है, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग को पूरा इग्नोर करके, अब देखिए दुनिया में कहीं भी प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से आप
इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर थे, और उसके बाद टर्शियरी सेक्टर आप सर्विस सेक्टर में गए थे। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के और बीच में जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको इग्नोर करके आप पूरा ऊपर पहुंचेंगे, तो आपका अर्थव्यवस्था ऐसा बनेगा कि आप इधर बैठ के, बेंगलुरु में बैठ के, हैदराबाद में बैठ के, अहमदाबाद में बैठ के, या चेन्नई में बैठ के, या नोएडा में बैठ के, वो बैक ऑफिस काम करेंगे एडवांस्ड कंट्रीज के लिए। तो हम लोग आजकल ये मान रहा है कि ये बैकएंड कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, उसको हम टर्शियरी सेक्टर मान रहे हैं। सर्विस सेक्टर जी बहुत, जी लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा, आपको अगर इंडस्ट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो इस वजह से आपके बहुत लोगों को आमदनी नहीं है, आप किसको सर्विस सर्विस करेंगे? तो अमेरिका में जो बैठे हैं, यूरोप में जो बैठे हैं, जर्मनी में जो बैठे हैं, जापान में जो बैठे हैं, उनको सर्विस करना ज़्यादा ज़्यादा साल नहीं चलेगा। हम इतना बड़ा अर्थव्यवस्था है, हम अंदर भी देख सकते हैं, अंदर भी देखना चाहिए। और अगर ये संतुलन आप नहीं लाए, तो आप बहुत खुश होंगे, देखिए सर्विस सेक्टर इतना बढ़ रहा है हमारा, हम विकसित हो रहा है। ये आपको प्रॉब्लम खड़ा करेगा, आज नहीं तो कल। ये जी कब? सर। तो हमारे एग्रीकल्चर अच्छा होना है, इंडस्ट्री बढ़ना है, उसको बढ़ावा देना है। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। देखिए जयनारायण जी, अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत तनाव है, और कुछ 2-3 साल पहले ये तनाव शुरू होने से ही बहुत ही अमेरिकन कंपनी चाइना से बाहर निकलने के लिए सोच रहे, तब वो सोच रहे थे भारत जाएंगे, लेकिन भारत दौरा के देखा इधर स्किल्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं, जो काम करने का जो क्षमता है वो इधर वर्क नहीं है। तो कुछ लोग वियतनाम गए, कुछ लोग कोरिया गए, कुछ लोग इधर-उधर गए, लेकिन इवन ज़्यादातर, बांग्लादेश। हाँ, इवन बांग्लादेश, ज़्यादातर लोग चाइना में रह गए हैं। जी इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है हमारी अम, स्किल, हमारी क्षमता काम करने के लिए ठीक नहीं है, ऐसा महसूस किया वो लोग। तो अच्छा, आप बोल रहे थे बहुत ही पैसा लगेगा, कहाँ से ले आएँगे? तो इसका बहुत तरीका हो सकते हैं। आप एजुकेशन सिस्टम को आप ठीक से आप फिर से एक देखना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम को रिफ़ॉर्म करना, मुगलों का चैप्टर्स निकालने और पीरियोडिक टेबल्स निकाल, इसमें नहीं है, वो नहीं है। एजुकेशन सिस्टम रिफ़ॉर्म करना मतलब क्या-क्या स्किल्स आज चाहिए आधुनिक दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, उसको देने का एक। और आप देखिए आपका प्रायोरिटीज़ क्या है? आप लगभग 25 लाख करोड़ कॉर्पोरेट डेट को आप राइट ऑफ किया। उसके अलावा आप 10 या 15 लाख करोड़ इसमें लगा सकते हैं। तो क्या है आपका प्रायोरिटी? आपका स्पेंडिंग प्रायोरिटी क्या है? स्पेंडिंग प्रायोरिटी, आप कुछ आपके खास लोगों को कुछ देना है, या बहुत सारे लोगों को देना है? स्किल देना है या उनको राहत देना है? तो इसको चुनना पड़ेगा हमें। तो
इसका मतलब ये है हमारी अर्थव्यवस्था का डायरेक्शन क्या होगा? हम कैसी टेक्नोलॉजी हम अपनाना है? किस चीज़ों में, किस सेक्टर में हम प्रायोरिटी देना है? पैसा कहाँ लगाना है? अगर एजुकेशन सिस्टम को रिफ़ॉर्म करना है तो अगर एजुकेशन सिस्टम को स्किल के इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू में इसको रिफ़ॉर्म करना है या मुगल हिस्ट्री को आप निकाल दो, उसको निकाल दो, पीरियोडिक टेबल को निकाल दो। ऐसी चीज़ों में आपका जाना है, आप तय करना है बस। सर एक प्रश्न मेरे जाते-जाते पूछने की लालच में नहीं रोक सकता। इंटीरियम बजट आया था, 2 देश का बजट, मगर उसको बैक ऑफ द एनवेलप थोड़ा जल्दी-जल्दी कैलकुलेट किया, तो कुछ ऐसा हिसाब बनता था कि जो सरकार की आय होगी और जो पेमेंट ऑफ डेट, इंटरेस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज एंड अदर थिंग्स, उसके बाद शायद ही 10-15% बचेगा सरकार के पास। तो ये इतने पैसों से डिस्काउंटिंग देम फॉर इन्फ्लेशन which will again appears to be not going to be 5% or 4% as they are planning to be. तो ये पैसे आएंगे कहाँ से सर? इनको इन लोगों को तो टैक्स करना नहीं है सर, गरीबों को टैक्स कर रहे हैं। जो जो हमारा जो जीएसटी है, 52% जीएसटी गरीबों से आता है, 42% मध्यम वर्ग से आता है, बाकी का ये जो रिच लोग हैं इनसे आता है। तो ये फिर अगर बर्डन डालेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो देयर इज नो रूम। अगर वैट वगैरह पेट्रोलियम में डालेंगे तो एनर्जी को आप टच करोगे तो हर चीज महंगी हो जाएगी। तो सर कहाँ से आएंगे पैसे? पैसे चाहिए हमें मगर कहाँ से आएंगे? और कॉर्पोरेट टैक्स तो हमने लोअर कर दिया मगर कोई आया नहीं इन्वेस्टमेंट हमारे वहाँ। वी सेड कि हम कॉर्पोरेट टैक्स इंटरनेशनल लेवल पे ले जा रहे हैं, अब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। सर हम इंतजार में हैं, इन्वेस्टमेंट तो कोई आया नहीं। तो ये कहाँ से पैसे कहाँ से आएंगे सर? तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, इसको ये पूरा स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा। और आप बहुत ठीक कहा है, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो मैं ज़िक्र किया था 30% से 19% तक गिर गया है। नॉट ओनली दैट जय नारायण जी, बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो भी घटते जा रहे हैं। यस। इतना ही नहीं, सिर्फ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक है, वो धीरे-धीरे वापस ले जाए। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट घट रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी घट रही है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी है, वो धीरे-धीरे वापस चले जाए। आप देखिए, ये 3 प्रॉन्ग है। देन ये आप अच्छा इतना डेट में डुबा दिया देश को इस सरकार ने। बिल्कुल सही है। इतना डेट आप कल्पना भी नहीं कर सकते जय नारायण जी। तो मुझे एक आपके पास जी, मुझे वो पैसा कहाँ जा रहा है? अच्छा, पैसा कहाँ जा रहा है, आपको पूरा खुलासा मिलेगा ये सरकार बदलने के बाद। क्योंकि मैं बताऊं आपको, you are hopeful that despite the EVM the सरकार will change. अच्छा जय नारायण जी, वो ईवीएम के बाद मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ये इतना मैं कह सकता हूँ, आप आज के दिन में जमीन पे जो स्थिति है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को, सत्तारूढ़ दल को 200 से 220 से ज्यादा सीट आना मेरे ख्याल से नामुमकिन है। वो कुछ करेंगे या ना करेंगे, तो ईवीएम से ये करेंगे, काउंटिंग ये करेंगे, वो मेरे को नहीं।
लेकिन वो ऐसी ईवीएम का और काउंटिंग में ऐसी ऐसी चीज ना होने देना है, क्योंकि अच्छा ये इकोनॉमी के बारे में मयूर जी ने बोला है, खास तौर पर इकोनॉमी पे बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सरकार अभी अच्छा देखिए, ये सरकार का अच्छा मैं फिर आर्थिक नीति पे आ जाऊंगा। नहीं सर, नहीं 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 नहीं, अरे सर मैंने कहा है कि आप दोनों पे कमेंट करेंगे, जी ऐसा अच्छा, हाँ वो कोई बंधन है ही जो मैं दोनों मिला के करूंगा। हाँ अच्छा प्लीज प्लीज। जयनारायण जी, मेरे को ये ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार का इकोनॉमिक फिलॉसफी ये है कि आप 5 किलो अनाज गरीब लोगों को दे दीजिए और 5 एयरपोर्ट मित्रों को दे दीजिए। अभी वो बोले मतलब मैं बिल्कुल सही कहा सर आपने। मित्रों को तो काफी दिया है। आज द लार्जेस्ट कंटेनर हैज बर्थ एट कंडला पोर्ट, सम 16,000 TU। मित्र तो प्रॉस्पर हो रहे हैं सर। और वो कह रहे हैं 2 दिन पहले, परसों या कल, वो मेरे ख्याल से बिहार में या उत्तर प्रदेश में कहीं संबोधन कर रहे थे, वो खुलेआम कह दिया कि जिसने 5 किलो राशन मुफ्त पर जोर दिया, उन्होंने मुफ्त पर इतना जोर दिया और कहा कि वो पुण्य अगर आपको चाहिए, हालांकि वो मुझे लगता है कि उनको कहना था कि अगर वो 5 किलो खाने का पाप अगर आपको चाहिए तो ठीक रहता, लेकिन उन्होंने पुण्य का उपयोग किया और फिर कहा कि अगर फिर वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता तो वो पुण्य नहीं मिलेगा आपको। देखो मयूर भाई, आप ये बात समझ लो कि ईश्वरीय अवतार है। He is not a biological person. जी वही पे आ रहा हूँ मैं। अवतार है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो पता नहीं। जयनारायण जी, मयूर जी, मैं वही पर आ रहा था कि देखिए हमारे यहाँ हमारे बुजुर्गों ने कहते थे कि आप जो कर रहे हैं वो पुण्य है या पाप है, कौन निश्चित करेगा इसको, कौन निर्णय करेगा, भगवान निर्णय करेगा ना। तो हमारे प्रधानमंत्री आज बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं वोट देंगे वो पाप है, तो बराबर जयनारायण जी जो बोल रहे हैं बराबर हो गया। सर ये एक अलग विषय बनता है। इतना मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। सालों भर का तप करने के बाद भी ऋषि मुनि इसका पार नहीं पा सकते। मैं ये समझना चाहता हूँ, जब व्यास साहब थे ना मोदी साहब की गवर्नमेंट में, 2012 तक का जो उनका कार्यकाल था, तो व्यास साहब तो सरकार, वो और सौरभ पटेल साहब जो थे वो 2 प्रवक्ता मंत्री थे, जो कि उनकी जरूरत भी थी क्योंकि उनसे अच्छा कोई बताने वाला और था नहीं एक्चुअली, या तो बचाव भी करना तो मजबूरी में करना पड़ता, तो अलग बात है। लेकिन मैंने उस समय भी जो है एक सवाल एक बार पूछा था, सौरभ पटेल साहब को पूछा था, आपकी प्रेस नहीं थी व्यास साहब, वो उनकी प्रेस थी। तो मैंने कहा था, मैंने पूछा था कि क्योंकि उस समय ये बातें कहीं हो रही थी देश में भी और बाहर भी, कि गुजरात सरकार जिस तरह से स्टेट की जीडीपी का फिगर बढ़ता हुआ दिखा रही है, वो तरीका ठीक नहीं है, वो अगड़म बगड़म है, कुछ गलत है। तो सौरभ पटेल साहब ने अपने अंदाज में, वो आप जानते हैं जिस तरह से वो सब जो है जीरो करना है वो करके चुप करवा दिया। और मेरी, क्योंकि अब इकोनॉमी में मेरी समझ बड़ी लिमिटेड है, वो जो डिटेल वाला होता है, मुझे इतना समझ में आता है कि मैं अगर 100 रुपया कमाता हूँ तो अगर मेरा खर्चा 105 रुपया है तो 105 रुपया मुझे कहीं से उधार लाना पड़ेगा या तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कैसे बताऊं कि यार मैं तो बहुत ग्रो कर रहा हूं। अब वो हर बार बजट होता था तो सरप्लस होता था जब लगता था, फिर डेफिसिट बाद में घोषित की जाती थी। तो मुझे प्रभाकर साहब, मुझे आपसे ये समझना है कि इस वक्त भी जो पिछले 10 साल से हो रहा है कि जीडीपी के जो आंकड़े, ये क्या चक्कर है? आम आदमी को अगर समझना हो कि सरकार कहाँ जोल कर रही है, सरकार कहाँ बेवकूफ बना रही है जीडीपी के आंकड़े को दिखाकर, जो कि हकीकत में नहीं है, वो अगर आप समझा दे लोगों को, मेरे ख्याल से बड़ा वो मतलब बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी लोगों के लिए। जी,
देखिए, सरकार बोल रही है कि हम 7.2% जीडीपी ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं 2 चीज़ें ज़िक्र करूँगा। सरकार बोल रही है कि हम दुनिया में 5वां बड़ा अर्थव्यवस्था है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और 5वां बड़ा अर्थव्यवस्था कैसे बने हैं? और यूनाइटेड किंगडम को हम ओवरटेक करके बन गए हैं। वो 5वां स्थान हम ऑक्यूपाई किए हैं, है ना? अच्छा, ये इतना गर्व की बात है ये, जी नारायण जी, ये तो जी मामूली सर। बात है। लेकिन हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, सारे लोग देश में सारे लोग जानते हैं, जो अनपढ़ है वो भी जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम एक विकसित देश है। जी। अच्छा, हम एक विकसित देश को हम ओवरटेक करके उनका 5वां स्थान हम ऑक्यूपाई किए हैं। एक ओर ये बोल रहे हैं सर, और दूसरी ओर ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने, हम उन्होंने हमको, हमारे अर्थव्यवस्था को 2047 में 47 में विकसित देश बनाएंगे। तो एक विकसित देश को ओवरटेक करके हम उसी पे बैठे हैं, लेकिन 2047 में हम विकसित देश बनेंगे। ये क्या है? किसको कैसे कैसे घुमा रहे हैं? अच्छा, सर, ये ये थोड़ा गंभीर बात है ये एक। दूसरी चीज़ ये है कि हम 5वां स्थान पे है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम 140वां स्थान पर है, 139 और 140। देखिए, हमारा आबादी ज़्यादा है, बड़ा है। हम अच्छा, गुजरात की आबादी क्या है? 7 करोड़ के आसपास साढ़े होनी चाहिए। 6.5 करोड़ से थोड़ी ज्यादा। 6 करोड़। और यूनाइटेड किंगडम का आबादी लगभग उतना ही है, सेम सेम, अरे करीब करीब सेम। करीब-करीब। तो आप 140, 145 करोड़ देश का आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? किससे तुलना कर रहे हैं? 6.5 करोड़ से। साढ़े 4। ये होने वाले हैं क्या? देखिए, बाहर के जो लोग होते हैं ना, अब आते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, ऐसे औपचारिक रूप से ये बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है, भारत बहुत आगे चल रहा है, ऐसे बोलेंगे, औपचारिक रूप से बोलेंगे। और अगर हम बोलेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि हम उसको पार कर दिया, हम विकसित देश को पार कर दिया, हम 5th राज्य, वो बाजू जाके हँसेंगे। ये ज़रूर होता है ना? क्योंकि वो लोग तो जानते हैं, लेकिन वो लोग फिर भी आप आपको तारीफ़ करेंगे। क्यों तारीफ़ करेंगे भाई? आपको तारीफ़ करेंगे क्योंकि आप उनके लिए मार्केट है, उनके लिए आप देश नहीं हैं। यस। आप जयनारायण जी, आप जानते हैं कि अमेरिका और उधर जो लोग बैठे हैं रेटिंग एजेंसीज़ वगैरह, उसके उनके हिसाब से भारत क्या है? भारत 30 करोड़ का देश, 140 करोड़ का नहीं है। मयूर जी, आप गलतफ़हमी में मत पड़िए। ये 30 करोड़ 32 करोड़ लोग जो जिसके पास आमदनी है, वो खरीद सकते हैं। आपके एसयूवी खरीदेंगे, आपका आपका जो व्हाइट गुड्स खरीदेंगे, एयर कंडीशनर खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, आपका गाड़ी खरीदेंगे, आपके हवाई जहाज में घूमेंगे। ये और 120 या 30 करोड़, 100 करोड़ लोग और 110 करोड़ लोग उनके लिए नहीं है। तो वाह! इसलिए बड़ी बात बोलेंगे कही। भारत बहुत आगे बढ़ रहे हैं, भारत तरक्की कर रहे हैं, भारत इतना हो रहा है। अच्छा देखिए, पहले होता था
कि अमेरिका को इलीगली एंटर करने वाले इलीगल माइग्रेंट्स साउथ अमेरिका से, मेक्सिको से, हाइती से, होंडुरास से होते थे। मयूर जी, आप ये जानते हैं कि आजकल में सबसे बड़ा इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं अमेरिका में? पकड़े गए लोग उनके नहीं पकड़े गए लोग बहुत, पकड़े गए लोग का हिसाब है 93,000 लास्ट। ये यूएस कस्टम्स और इमिग्रेशन का फिगर है। ये फिगर्स हमारी सरकार राज्यसभा में जिसको प्रकट किया है, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, जयनारायण जी, लोग गाली मत दीजिए, इसमें ये 93 में 23,000 23,000 हम आपके वाइब्रेंट गुजरात से, और खास करके बहुत ही लोग अहमदाबाद से। सर मैंने कब का चेंज कर दिया है वाइब्रेंट गुजरात टाइटल, मैंने उसका टाइटल बनाया है विभ्रांत गुजरात जी। इट इज विभ्रांत गुजरात। देखिए, ऐसी चीजें कहा जा रहा है, ऐसी चीजें फैलाना जा रहा है, ऐसी प्रचार हो रहा है, तो इतना बड़ा अर्थव्यवस्था, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। विकसित देश को हम पार करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, इसका भी मतलब नहीं है। और पर कैपिटा इनकम में हम इतना नीचे हैं। अच्छा, और एक चीज हम जिक्र करना जरूरी है इधर। हम बोल रहे हैं, अच्छा, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स ने हमको बहुत नीचे दिखा रहे हैं। yes. तो हम सरकार के ओर से बहुत ही मंत्री और सरकारी दल के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं, ये सब वेस्टर्न लोग हैं, ये उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए बोलेंगे। अरे सर, मजे की बात, वो एस जयशंकर ने अभी बोल दिया, अब तो बोले वो जो वेस्टर्न मीडिया है वो भी इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग है जी। अगर वो लोग कुछ अच्छा कहेंगे तो उसको बहुत प्रचार देंगे, अगर कुछ अच्छा नहीं करेंगे वो इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग है। अच्छा, वो उसका रिपोर्ट था कि हंगर बहुत है इंडिया में, तो हमारी सरकार ने इनकार किया, उसको तिरस्कार किया, ठीक है। लेकिन 4-5 दिन के बाद, तिरस्कार करने 4-5 दिन के बाद प्रधानमंत्री ये ऐलान करते हैं 82 करोड़ लोगों को फ्री में, मुफ्त में, आपका जो अभी पाप पुण्य का है ना, अनाज देंगे। क्यों दे रहे हैं भाई? अगर सब लोग अच्छा है, हंगर नहीं है, भूख नहीं है, बहुत अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, तो आप मुफ्त में 5 किलो अनाज देने के लिए क्या जरूरत? एक, अब जयनारायण जी सरकार में रहे हैं, जयनारायण जी जानते हैं सरकार कैसी चलती है। सरकार एक स्कीम अनाउंस करती है, तो 1 साल के लिए ऐलान करके 1 साल के बाद उसको ठीक से देख के, रिव्यू करके, कितना लोगों को चाहिए, कितना ये अनाज चाहिए, चाहिए, कितने लोगों को चाहिए, 14 लोगों को चाहिए, तो फिर इसको रिव्यू करेंगे। करने के बाद फिर उसको एक्सटेंड करना है या रोकना है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इस आयोजन को 5 साल को ऐलान कर दिया। इसका मतलब मयूर जी ये है कि साहब जानते हैं कि 5 साल में कुछ होने वाला नहीं। सही। I fully agree with you, sir. 5 साल ये लोग भूखे रहेंगे, इसको आमदनी नहीं मिलेगा, इसको रोजगारी नहीं मिलेगा, तो उसको 5-5 किलो आप अनाज दे दीजिए, और अगर चुनाव आए तो पाप और पुण्य का बात कीजिए।
सही बात है, बहुत सही बात है, बहुत सही बात भगवान बहुत सब जानता है। सवाल तो सर अभी बहुत सारे हैं, पर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1 घंटा होने का, वरना भी बहुत कुछ आपसे बात करनी है। तो मुझे लगता है एक एक राउंड और करेंगे, फिर आप थोड़ा फिर करेंगे। हाँ, फिर नहीं, करेंगे। मेरे लिए तो इट विल बी ए ग्रेट प्लेजर। आई विल एनी डे प्रभाकर जी को जब भी कन्वीनियंट है, जो टाइम क्योंकि कन्वीनियंट है, मुझे कन्वीनियंट है। there are थैंक यू still वेरी so many मच। things to discuss and to understand and know the point of view of Prabhakar साहब। Yes. जी, पर फिर भी लेकिन आप मेरे को क्षमा कीजिए, मेरा हिंदी बहुत कमजोर है। अरे आपका आप हिंदी बहुत सही है सर, बहुत सही है। सर, ये इतना अच्छा हिंदी, आप गुजराती हिंदी आपने सुना नहीं है सर, इसीलिए। तो ये था कि क्योंकि अब ये बताया जाता है कि भाई लंबे वीडियोस जो है फिर वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए। वरना ये डिस्कशन जो आप जो कर रहे हैं ना, मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो एक ही सवाल पूछा हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आई एम लर्निंग अ लॉट। पर ये करेंगे फिर से एक बार, आप कुछ ठीक, यात्रा पे जाने आप मतलब प्रवास पे होंगे। ये तरीका आप अपना सकते हैं। ये अभी ये 50 मिनट का आसपास में जो है उसको आप रिलीज कीजिए, लेकिन थोड़ा छोटा-छोटा करके भी एक मुद्दे को तो वो भी कर वेरी दीजिए। ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल वेरी वो भी ट्रू। करेंगे। तो आज इस वक्त जो है यहाँ पे अब एक अंतिम टिप्पणी ले लूं छोटी सी। प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है उनके बारे में एक ऑब्जर्वर के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर, एनालिस्ट के तौर पर, अर्थशास्त्री के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके दिमाग में उनकी इमेज क्या है? आप कैसे सर, देखते हैं? पहले आप नारायण जी, जी। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं नहीं आप ही सर, को पूछ रहा हूँ। मयूर जी, मेरे को आप किस ओर खींच के जा रहे हैं? ठीक से फिर भी बोलूँगा। फिर भी बोलूँगा। देखिए, ऐसा है कि मैं देखता हूँ आजकल देश में मोदी फटीग आ गया है। मोदी का थकाव आ गया है। इतना थकाव आ गया है कि मैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ में मैं कहीं जाता हूँ। अगर टेलीविज़न पे प्रधानमंत्री आए तो हाँ, आ गया, अब तो यही बोलेगा ना, चैनल चेंज कर रहे हैं। ये उनका उनका एक समय था, उनका ब्रांड बहुत ही ऊँचा था। जी। लेकिन आप जानते हैं ब्रांड को लॉन्च करेंगे, बहुत प्रचार देंगे, ऐसा है, वो ऐसा है बोलेंगे, तो लोग खरीदते हैं। लेकिन खरीदने के बाद, कुछ देखने के बाद उसका कार्य कैसा है, वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसी चीज़ को आप मार्केट में लॉन्च किया है बहुत फैंसी से, अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा, उतना ही बैकलैश होगा, उतना ही गुस्सा भी आएगा। ये क्या है? बहुत बोले थे आप, इतना बोले थे, इतना बोले थे, वो कर रहे, वो कहेंगे। तो अभी प्रधानमंत्री का स्थिति ऐसी है। तो ये अच्छा, ये नारायण जी। सर, मुझे इसीलिए मैं बीच में आपके टपक पड़ा कि डॉन ब्रैडमैन ने कहा था, when he declared his retirement, कि one should retire when people ask you why rather than when. और दूसरा एक डिक्टम है, if you want to finish bad product early, advertise it. Which out of these two is more applicable on Modi? The first one. मेरे ख्याल से ये बड़ी बड़ी एक मतलब मुझे तो आई वाज लिसनिंग एंड आई वाज लर्निंग एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू लर्निंग एंड आई होप कि जो हमारे दर्शक हैं वो जो तू तड़ाक ताम झाम वाली जो बातें देखते करते रहे और उनको
और जो नोरा कुश्ती में मजा आता है वो ये यहाँ तो मिलेगा नहीं। वो जानते भी है कि मेरे यहाँ तो होता नहीं, हमारे यहाँ। पर ये बात सुने, इसको बहुत गौर से सुने, आप समझने की कोशिश करें कि हमारी जो आज की आर्थिक स्थिति है वो हकीकत में क्या है और क्या दिखाया जाए। और यही चलता रहा, अगर ये जो महापुरुष जो कह रहे हैं कि अभिषेक की गद्दी तो मेरी ही है, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, अगर फिर से बैठ गए तो फिर किस दिशा में आगे जा रहे हैं, वो आपने बड़े अच्छी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स के साथ आप सभी ने सुना। तो मुझे लगता है कि अब तो आपको ही सोचना, वैसे चुनाव का तो एक ही चरण बाकी है, लेकिन उससे इसका कोई मतलब नहीं है। मयूर भाई, ये तो फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल है। हाँ, ये तो सिर्फ फिजिशियन सैंपल है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा जिम्मा है कि हम जितना हो सके उतना सच आप तक सभी तक पहुंचाने की कोशिश करें, विदाउट बीइंग बायस्ड एट ऑल, बट हाँ बायस्ड टू दी नेशन इटसेल्फ। देश के प्रति हम बायस रहेंगे, बिल्कुल देश हित के लिए जरूर से बायस रहेंगे, तो उसको देखते हुए हम बात करते हैं। मैं फिर से वादा करता हूं आपको कि प्रभाकर साहब को भी फिर से लाएंगे और जो बहुत सारे अनछुए मुद्दे हैं उस पर उनसे बात करेंगे। उसकी लिस्ट मैंने बना के रखी है और साथ में व्यास साहब बिल्कुल होंगे ही होंगे। और मैं पूछना चाहता हूं कि आप प्रभाकर जी, आपने एंजॉय किया इस पूरी बातचीत को? वाज इट प्लेजेंट? कैसा रहा, आपको कैसा लगा? वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा मौका मैं कल्पना भी नहीं किया था, तो हमको मिलने जा रहा है। अरे सर, हमारी खुशनसीबी है कि आप आए और हम आपसे ऐसे ही बात करते रहेंगे। व्यास साहब, ऑलवेज प्लेजर एंड टुडे इटसेल्फ आल्सो। और आपने जो मेरे लाज मेरे रखी, लिए तो इट वाज अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी एंड ओकेजन टू इंटरेक्ट विद थैंक यू सर। प्रभाकर जी, थैंक यू। तो ये इंसेंटिव था मेरे लिए। अरे तो फिर से मिलेंगे और बात करेंगे, और कुछ और सारे सवाल है उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों, प्रभाकर जी आपका, व्यास साहब आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों, ये पूरी बातचीत सुनी आपने, ठहराव वाली है। देखिए, इसमें कोई वो तड़क भड़क और उत्तेजनापूर्ण बातें आपको सुनने को मिलेगी नहीं, ना कोई वो उस तरह के आक्षेप या आरोप प्रत्यारोप मिलेंगे जो आमतौर पे लोग देखने के आदी है। लेकिन यहाँ जो बात होगी, वो जो की गई है, वो बहुत गहराई से की गई है। तो उसे आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा वक्त निकाल के इसको देखें, और फिर उसके बाद आपको क्या लगा इस बातचीत को सुनने के बाद, वो आप जरूर से हमको कमेंट करके लिख के बताइए। और जो आपको अगर अच्छी बात लगी हमारी, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, जरूर से करें। इसकी जो लिंक है, इसको आप हो सके उतना शेयर करें। और हमारा जो चैनल है 4PM नेशनल है, हमारा 4PM गुजरात है, बाकी सब है, सबको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट हम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।